नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं राजेश सोडा आपके लिए लेके आया हूँ फूड न्यूट्रिशन का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर कि आप लोगों ने पहले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा आपने फॉरवर्ड किया, लोगों से खूब सारा उसके अंदर हमारे व्यू मिले, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे सुझाव भी अपने को मिले। धीरे धीरे प्रत्येक सुझाव के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे और वीडियो की ड्यूरेशन में बढ़ाने का हमारा इरादा है कि वीडियो की ड्यूरेशन में बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कुछ और इन फ्यूचर हम लोग कुछ नए चेंज भी लेके आप लोगों के लिए आएंगे। अभी मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो है उस पर बात कर रहा हूँ। बाकी समय रहते हम लोग काफ़ी और भी चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे समय समय के हिसाब से। तो अभी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, वो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली कवर करना है, तो इसमें गौर से सुनेंगे सभी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि जो शर्करा होती हैं, हम इस शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को मूल रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स हम इसके बनाते हैं। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड पे बात करते हैं, मोनोसैकेराइड। नंबर 2 पे हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। नंबर 2 पे अपने लोग डाइसैकेराइड पर चर्चा करते हैं, डाइसैकेराइड। नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड पर। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मोनो शब्द का अर्थ होता है एक, डाई शब्द का मतलब होता है 2, पॉली शब्द का मतलब होता है बहुत सारे। यानी कि एक तो बनेगा शर्करा का एकलक, इंपॉर्टेंट शब्द है। नंबर 2 पे हमारे पास बनेगा शर्करा का द्विलक। अब देखो द्विलक का मतलब क्या होता है, जब एकलक आपस में जुड़ते हैं, 2 एकलक आपस में जुड़ते हैं तो एक द्विलक का निर्माण होता है। यानी 2 मोनोसैकेराइड के आपस में जुड़ने से एक डाइसैकेराइड अणु का निर्माण होगा। इसी प्रकार से पॉलीसैकेराइड यानी कि बहुत सारे एकलक अर्थात बहुलक। जब बहुत सारे एकलक आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे बहुलक का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले मोनोसैकेराइड में एकलक, डाइसैकेराइड में द्विलक और पॉलीसैकेराइड में बहुलक को हम लोग जगह दिया करते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड में 3 अणु अपने को याद रखने हैं। नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रक्टोज। नंबर 2 पे अपने को फ्रक्टोज को जगह देनी है। नंबर 3 अपने पढ़ेंगे फ्रक्टोज के साथ है ग्लैक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अब देखिए डाइसैकेराइड यानी एकलक के जुड़ने से द्विलक बनेगा, अर्थात 2 मोनोसैकेराइड एक डाइसैकेराइड बनाएगी। अब मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ेगी, देखिए एक ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज से जुड़े, यानी कि जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, एक माल्टोज बनेगा। 2 ग्लूकोज के जुड़ने से एक माल्टोज के अणु का निर्माण होता है। नंबर 2, ग्लूकोज यदि फ्रक्टोज से जुड़ जाए, यानी ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज से जुड़ जाए तो याद रखना है साथियों, सुक्रोज का निर्माण होता है, सुक्रोज। अब यदि ग्लैक्टोज ग्लूकोज के साथ जुड़ जाए, यानी कि ग्लूकोज ग्लैक्टोज के साथ जुड़ जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, लैक्टोज के अणुओं का या मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाएगा। अर्थात ये अर्थ बना, 2 ग्लूकोज एक माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लैक्टोज लैक्टोज के अणु का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अपने बहुलक पर। बहुलक में अपने को 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहाँ पर भी अपने को 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तीनों एग्जाम्पल। नंबर 1 पे अपने को याद रखना है सेलुलोज। सेलुलोज
नंबर 1 पे सेलुलोज मॉलिक्यूल का नाम आएगा। नंबर 2 पे हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टार्च शब्द को प्रयोग में लेना है, स्टार्च। नंबर 3 पर हम लोगों को ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर ग्लाइकोजन शब्द को प्रयोग में लेना है। यानी कि इस प्रकार से पॉलीसैकेराइड यानी कि शर्करा के बहुलक में हम लोग सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन को जगह दिया करते हैं। अब मोनोसैकेराइड एकलक में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एक एक या दो दो बिंदु सबके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं यहीं पर इनको मेंशन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सभी समझते रहेंगे। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने वाला फूड मटेरियल है। तो अगर आपसे कोई पूछे तुरंत ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ब्लड शुगर यानी कि रक्त शर्करा किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज को रक्त शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति के सभी जीवों में, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में कोशिका में एनर्जी देना, ये किसका काम है, ग्लूकोज का। एनर्जी देने वाले पदार्थों को ईंधन कहते हैं। यानी कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो इसे कोशिका का ईंधन भी कह सकते हैं। कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। ब्लड शुगर यानी कि हमारे रक्त में कौन सी शर्करा देखी जाती है, तो हम किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की। तुरंत ऊर्जा देने का काम कौन करता है, ग्लूकोज। अब देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, किसी को तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो हम उसके ड्रिप के माध्यम से उसको हम लोग क्या देते हैं, ब्लड में ग्लूकोज देते हैं। क्यों, क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, इसलिए। अब ये ग्लूकोज के बारे में बेसिक मैंने राय दे दी। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बारे में 2-3 लाइनें मैं और मेंशन कर रहा हूँ। जैसे सबसे मीठी शर्करा या सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। अब अगर आपसे कोई पूछे सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो हमें बताना है फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहते हैं। और जितने भी पके हुए फल हैं, उन सभी पके हुए फलों में किसको देखा जाता है, फ्रक्टोज को देखा जाता है। जैसे अंगूर हो गया, आम हो गया, पके हुए फलों में फ्रक्टोज को सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और, जो शहद होता है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों को प्रमुख रूप से देखा जाता है। अब याद रखना, ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ग्रेड 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शहद में किसको देखा जाता है। शहद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और साथ में फास्फोरस की उपस्थिति भी देखी जाती है। तो इसमें मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, इसके बारे में 2-3 पॉइंट, फ्रक्टोज के बारे में 2-3 बिंदु, गैलेक्टोज को आप लीव कर सकते हैं, 2 इंपॉर्टेंट है। दोनों के बारे में व्यापक जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए। 2 बातें मैंने आपको बता दी। अब याद रखना है, माल्टोज और सुक्रोज, ये दोनों पादप डाइसैकेराइड यानी कि पेड़ पौधों में देखी जाती है। तो पेड़ पौधों में किसको देखा जाता है, याद रखना, माल्टोज और सुक्रोज को देखा जाता है। इसी प्रकार से लैक्टोज जो है, ये किस में देखा जाता है, जंतुओं में। तो जंतुओं में कौन सी डाइसैकेराइड को देखा जाता है, तो हमें याद रखना है लैक्टोज जंतुओं में पाई जाने वाली डाइसैकेराइड का उदाहरण है। सेलुलोज और स्टार्च जो है, ये दोनों, सेलुलोज और स्टार्च, ये दोनों जो हैं ये पादप पॉलीसैकेराइड होती है, यानी पेड़ पौधों में देखी जाती है। जंतुओं में सेलुलोज और स्टार्च नहीं होते। अब ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है यह जंतुओं में देखी जाने वाली पॉलीसैकेराइड है। यानी कि ग्लाइकोजन जो है वो पेड़ पौधों में नहीं देखा जाता, इसे जंतुओं में मूल रूप से देखा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी अपने को याद रखना है बेसिक क्लासिफिकेशन में। अब इन सब के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट्स मैं आपको और मेंशन करके बता रहा हूँ। तो अभी एकलक यानी कि मोनोसैकेराइड वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ, और डाइसैकेराइड यानी कि द्विलक में हम लोग जो माल्टोज और सुक्रोज की बात करते हैं, इनके बारे में 2-2 लाइनें मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ। ध्यान से सभी सुनेंगे। माल्टोज पादप डाइसैकेराइड का उदाहरण है, यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला शर्करा का द्विलक है। इसका इस्तेमाल बियर उद्योग में किया जाता है। बियर उद्योग में किसका इस्तेमाल होता है, माल्टोज का। ये बात तो भूलने वाले नहीं है अपने कि बियर बनाने में किसका यूज़ होगा, माल्टोज का यूज़ होगा। अच्छा, माल्टोज किस में देखा जाता है, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज किसके अच्छे सोर्स हैं, माल्टोज के। साथ में बियर किससे बनती है भाई, जौ से। तो जो जौ होते हैं उनके बीजों में भी किसकी मात्रा देखी जाती है, माल्टोज की। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको नया बता रहा हूँ कि जौ जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हार्डियम वल्गेर। हार्डियम वल्गेर जौ का वैज्ञानिक नाम होता है।
ठीक है, एक पॉइंट हमने और मैनेज कर लिया। नंबर 2 पे अपने पास आता है सुक्रोज। तो मैं सुक्रोज की बात आपसे कर रहा हूँ। जो सुक्रोज है यह भी पादप जो डाइसेक्रेट है उसका उदाहरण है, और सुक्रोज का इस्तेमाल अपने चीनी बनाने में करते हैं। यानी चीनी उद्योग में किसका इस्तेमाल होता है? सुक्रोज का। बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? टेबल शुगर में करते हैं। टेबल शुगर समझ गए? ऐसी शुगर जिसका इस्तेमाल अपने घरेलू स्तर में करते हैं, जिसको अपने लोग घर में डिब्बों के अंदर भर के रखते हैं, घर में टेबल पर रखकर हम लोग जिसका यूज़ करते हैं, अपने घरों में किचन में जिसका यूज़ करते हैं, वो कौन है? तो आप याद रखेंगे चीनी का यूज़ अपने करते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? सुक्रोज का। इसको टेबल शुगर कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। याद रखना, सीधा पूछा जाएगा कि टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाली शुगर किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। बियर बनाने में कौन यूज़ होता है? माल्टोज यूज़ होता है। ठीक है ना? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ जो लास्ट वाला है, यानी कि लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो जंतु डाइसेक्रेट है। हाँ, सुक्रोज का सोर्स जो होता है वो किसको मानते हैं? अपने गन्ने को मानते हैं। ये बेसिकली अपने को याद रखना है। लैक्टोज जो है ये जंतु डाइसेक्रेट है, और इसको हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। मिल्क शुगर यानी कि दूध शर्करा किसको कहते हैं? लैक्टोज को कहते हैं। लैक्टोज जो है इसकी सर्वाधिक उपस्थिति किसमें देखी जाती है? तो याद रखेंगे आप सभी, अति महत्वपूर्ण बिंदु, महिला का दूध। यानी महिला का जो दूध है इसमें लैक्टोज की मात्रा को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। यानी महिला के दूध में किसकी उपस्थिति होती है? लैक्टोज की। या लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? महिला के दूध में। हम लोग क्या है, इस प्रश्न को हमेशा गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, ऊंट आदि से संबंधित मान लेते हैं। ये अर्थ हम लोग कभी मानते नहीं है, या समझते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। तो याद रखना है, लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा महिला के दूध में देखी जाती है। और जब लैक्टोज शर्करा का किण्वन होता है तो लैक्टिक एसिड यानी दही का निर्माण हो जाता है। तो लैक्टोज से ही लैक्टिक अम्ल अर्थात दही का नाम रख लिया जाता है। तो एक पॉइंट अपने को ये भी याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अपने पढ़ा था ग्लूकोज से जुड़े तो माल्टोज बनेगा, अर्थात माल्टोज यदि टूट गया तो माल्टोज के टूटने से 2 ग्लूकोज बनेगी। यानी माल्टोज के जल अपघटन से क्या बनता है? 2 ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से सुक्रोज बनता है, तो सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ये बात याद रखनी है। लैक्टोज के टूटने से, इसके अपघटन से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, और पॉलीसेक्रेट के बारे में फटाक से 2-3 लाइनें अपने और मैनेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट अपने आगामी नए टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो ध्यान रखें, अभी मैं पॉलीसेक्रेट के बारे में 2-3 लाइनें आपको और बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पॉलीसेक्रेट में सबसे पहले है सेलुलोज। तो सेलुलोज के बारे में 2 लाइनें आप सुन लीजिए। सेलुलोज, इस प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक बहुलक कौन है? सेलुलोज। तो मैं लिखूंगा सर्वाधिक और सबसे बड़ा, सर्वाधिक और सबसे बड़ा कार्बनिक बहुलक। तो एक तो सर्वाधिक और एक सबसे बड़ा कार्बनिक बहुलक किसको मानते हैं? अपने सेलुलोज को मानते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि सर्वाधिक शुद्ध सेलुलोज, सर्वाधिक शुद्ध सेलुलोज किसको मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक शुद्ध सेलुलोज अपने मानते हैं कपास का रेशा। यानी जो कपास का रेशा है उसको अपने सबसे शुद्ध सेलुलोज की संज्ञा देते हैं। सबसे शुद्ध सेलुलोज कपास का रेशा, जिसको लिंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं। और कपास का रेशा या लिंट क्या होती है? बीज चोल की अतिवृद्धि। बीज चोल की अतिवृद्धि, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सीड कोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो सेलुलोज हमने देख लिया सबने। नंबर 2 पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्टार्च के बारे में। स्टार्च पादपों में अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ है। पादपों में अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ यानी कि एक्स्ट्रा स्टोर फूड मटेरियल
एक्स्ट्रा स्टोर फूड मटेरियल के रूप में किसको जाना जाता है? स्टार्च को। और स्टार्च को हम लोग मंड का नाम भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा स्टोर फूड के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे स्टार्च को अपने इसके रूप में जानते हैं। अच्छा, स्टार्च का स्रोत आपने याद रखना है। स्टार्च का अच्छा स्रोत माना जाता है एक तो आलू और एक चावल को। ये दो बातें आपने और याद रखनी है। और अंत में मैं आपसे चर्चा करूँगा ग्लाइकोजन के बारे में, यानी ग्लाइकोजन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो ग्लाइकोजन के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि जंतुओं में अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ क्या है? जंतुओं में अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ जो हैं वो कौन है? तो आप याद रखेंगे जंतुओं में अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ जो है वो किसको मानते हैं? अपने ग्लाइकोजन को मानते हैं। जैसे पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा स्टोर फूड, संकटकालीन परिस्थितियों में पेड़ पौधों को एनर्जी कौन देता है? स्टार्च। उसी प्रकार से जंतुओं में यानी कि मनुष्य में और अन्य जंतुओं में एक्स्ट्रा स्टोर फूड जब वो खाना नहीं खाते तो उनके बॉडी में ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो उनको संकटकालीन परिस्थितियों में ऊर्जा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? लीवर और मांसपेशियों में। ग्लाइकोजन का संचय शरीर के किस भाग में देखा जाता है? लीवर और मांसपेशियों में। इसके अलावा भी ग्लाइकोजन के ऊपर बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी क्वेश्चन पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर और भी अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आज का जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है और उसका माइनर जो एक्सप्लेनेशन है, उम्मीद है कि आपको आज के क्लास में ये मैटर पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अच्छा मैटर है, लोगों का फ़ायदा हो सके, अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने साथ जुड़ सकें, अपना फ़ायदा कर सकें। और हम लोग आपके लिए ही कंटेंट लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि आपके भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे ये वीडियोस और इनके अंदर दिया गया मैटर जो है वो आपके लिए सार्थक साबित हो। इससे पहले वाली वीडियो में आपने अपार स्नेह और सहयोग दिया, अभी अपने स्टार्टअप ही लिया है। धीरे धीरे बहुत सारे सुधार हम लोग वीडियो में करते रहेंगे। आपका सहयोग और समर्थन देने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से सहयोग और साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।